दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आजम खान ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास, बोले ये जीत जीत नहीं बल्कि बेईमानी का सबब है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर कन्हैया कुमार ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले मोदी जी तो ये भी कहते थे कि काला धन पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया क्या, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एकनाथ शिंदे का जबरदस्त तरीके से जिया हुआ विरोध। आपको बता दें जंतर मंतर पे एकनाथ शिंदे खिलाफ लगी हुई नारेबाजी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कस ली कमर, एकनाथ शिंदे को दोस्तों पार्टी से दिखाएंगे बाहर का रास्ता। आखिरकार क्या है दोस्तों शिवसेना का प्लान, ये भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी ने फिर से एक बार दिल्ली में चटाई बीजेपी को धूल, तीसरी बार हैट्रिक मारी। जी हां, दुर्गेश पाठक ने जबरदस्त जीत हासिल की है राजेंद्र नगर से, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकिन बड़ा झटका, अकाली दल के जी हां नेता ने जीती है एक सीट, बताएंगे कौन है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों आपको बता दे लगेगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दे आने वाले दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का सफाया करेंगी दीदी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे दोस्तों आम आदमी पार्टी के जी अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल बीजेपी से नफरत करते हैं दिल्ली के लोग, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों पंजाब में भी लगा बड़ा झटका, चौथे स्थान पर पड़ी रही, किसी ने नहीं पूछा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से शिवसेना में दोस्तों बगावती सुर इख्तियार करने वाले नेताओं के खिलाफ लिया जा रहा है बड़ा एक्शन। आदित्य ठाकरे बोले सिर्फ यहां पर सिर्फ पूंजीपतियों का ही ख्याल रखा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान का बीजेपी के ऊपर फूटा गुस्सा, बोले जीत पर नालत भेजता हूं मैं। जी हां, आप समझिए दोस्तों 900 पोलिंग बूथ पर सिर्फ 6 वोट आए, ये दोस्तों सोचने वाली बात है। सिर्फ 6 वोट पड़े हैं 900 उस पर सीट पर, ऐसे में दोस्तों आजम खान का गुस्सा फूट पड़ा है। आजम खान ने कहा कि फिलहाल सिर्फ 6 वोट पड़े हैं, ये दोस्तों अपने आप में सोचने वाली बात है। जहां पर आजम खान ने कहा कि 900 सीटें थी लेकिन उस पर से दोस्तों आप समझिए सिर्फ 3 ही वोट पड़े उनकी पार्टी को। ऐसे में आजम खान ने कहा कि बीजेपी की बेईमानी साफ दिखाई दे रही थी और बीजेपी जिस तरीके से बेईमानी करने में दोस्तों उपचुनाव में दिखाई दी वो साफ है। दोस्तों सबको पता है कि लोकसभा सीट जो है वो कितनी जरूरी है 2024 के लिए, इसीलिए दोस्तों बीजेपी ने पूरी तिकड़म लड़ाकर दोनों सीटें जीती हैं जो है यहाँ पर। और इस सीटों का दोस्तों एक बहुत बड़ा महत्व भी है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस वक्त बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। उपचुनाव हो या कोई सा भी ऐसा चुनाव है जो कि दोस्तों ईमानदारी से होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से वो चुनाव हो नहीं पाता है। आजम खान ने कहा कि 900 पोलिंग बूथ पर अगर 9 सीटें आप समझिए 6 वोट आए तो फिर ये अपने आप में दोस्तों सोचने वाली बात है। आजम खान ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से सीटें जीती हैं। पुलिस वाले बकायदा दोस्तों आप समझिए जहां मुस्लिम समुदाय को देख रहे थे वोट डालने आते हुए उन लोगों को लठ मारे जा रहे थे और डंडे मारकर भगाया जा रहा था कि हम भी देखते हैं कौन वोट डालेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों मुसलमानों को डराया और धमकाया गया है, जिसका कारण यह हुआ कि कई लोग वोट डालने ही नहीं आए। और ये दोनों सीटें दोस्तों बहुत अहम मानी जाती है। आपको बता दें इस दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं सपा का कब्जा था। आपको बताता चलूं पिछली बार अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और उनके पास ये लोकसभा की सीट थी, लेकिन अब की बार दोस्तों जो अखिलेश यादव उनको विधानसभा जाना था इसलिए उन्होंने अपनी ये सीट खाली हो गई थी। अब दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस चुनाव में जमकर धांधली हुई है और हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोस्तों पुलिस वाले लगातार डरा रहे हैं। कुछ महिलाओं को थाने लेकर चले गए, वहां पर बंद कर दिया। यानी कि जो बेईमानी की पटकथा लिखी थी वो बीजेपी ने ही लिखी थी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले मोदी जी तो कहते थे काला धन पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया क्या? कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ आज जिस तरीके का व्यवहार कर रही है ये पूंजीपतियों के लिए कर रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा जो कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करता। यह स्कीम लाई गई जब भी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और आगे किनको कर दिया गया दोस्तों? सेना के प्रमुख को, ताकि कोई कुछ सवाल ही ना उठा पाए। आप समझिए दोस्तों, ये काला कानून लाई सरकार, लेकिन इसको जो है यहां पर काले कानून को सफेद करवाने के लिए जितने भी सेना के प्रमुख अधिकारी हैं उनको आगे कर दिया गया कि भैया अब तो इसी स्कीम के तहत भर्तियां होंगी, करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत करो। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर यहां पर गरजते हुए नजर आए हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को झांसा दिया करती थी कि काला धन पकड़ा जाएगा तो 15-15 लाख रुपए आप सबके खाते में आ जाएंगे, लेकिन ना ही काला धन पकड़ा गया, ना 15 लाख लोगों के खाते में आए। कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो ये जो सब बातें बोलते हैं वो सोच समझकर बोलते हैं या फिर यूं ही हवा में तीर छोड़ दिया जाता है। कन्हैया ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। अगर प्रधानमंत्री ये बिल लाए हैं तो उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए कि ये बिल किस काम का है। आपको बता दें दोस्तों, सरकार किसी बिल के बारे में बात तक नहीं कर रही है। आप समझिए, ये बिल सरकार ने पास कराया, सरकार 4 साल की योजना लेकर आई अग्निपथ की। सवाल यह है कि सेना के प्रमुखों को आगे क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों से भागते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि मेरी बात में 100% सच्चाई है। कन्हैया कुमार की बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि इस देश का प्रधानमंत्री लाइव कॉन्फ्रेंस करने तक से डरता है। वो लोगों को आगे कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे ये संदेश जाता है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से आप समझिए भ्रष्ट हो चुकी है। 4 साल की स्कीम में ना नौजवानों को आगे चलकर नौकरी मिल पाएगी कहीं और पर, ना ही उनके लिए दोस्तों आप समझिए पेंशन की व्यवस्था रखी गई है। ऐसे देश में क्या हो रहा है ये आप बखूब देख रहे हैं, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बुरा हाल होने वाला है आने वाले समय में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने चटा दी झूल। एक बार फिर से बीजेपी की दिल्ली में हुई करारी हार। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ऐसा लगता है बीजेपी दोस्तों दिल्ली पर कभी राज नहीं कर पाएगी। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश करती है अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की। एलजी कानून लाए और वहां पर एलजी भी बिठा दिया कि अब जो भी फाइल पास होगी पहले इनसे एलजी से इजाजत लेनी होगी। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आप समझिए आम आदमी पार्टी का जो जलवा है दोस्तों दिल्ली से वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और दोस्तों आप समझिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को ऐसे वैसे नहीं हराती है, ऐसा हराती है कि बीजेपी कहीं मुंह छुपाने लायक भी नहीं बचती है। आपको बता दें अब जो दोस्तों उपचुनाव में दिल्ली में बीजेपी की करारी हार हुई है, उनको दुर्गेश पाठक ने दोस्तों राजेंद्र नगर से बहुत ही ज्यादा मार्जिन से हराया। आपको बता दें जीत के बाद दुर्गेश पाठक बोले कि फिलहाल ये मेरी जीत नहीं है, दिल्ली के लोगों की जीत है। आपको बता दें दुर्गेश पाठक यहीं पर नहीं रुके। दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी से लोग नफरत करते हैं, और बीजेपी से लोग इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि दिल्ली के लोग बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आपको बता दोस्तों दिल्ली वो जगह भी है जहां पर बार बार दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जाती है नरेंद्र मोदी द्वारा। हालांकि कानून व्यवस्था पूरी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में केंद्र सरकार की दिल्ली में, क्योंकि वहां पर कानून तो भैया केंद्र का ही चलता है। लेकिन यह है दोस्तों कि बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को हरा दे और दिल्ली की सत्ता पर काबिज पा ले। आपको बता दें पिछले 30 साल से बीजेपी कभी भी जो है यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है, बहुत लंबा समय काटा उसने, वो दिल्ली की सत्ता कभी हासिल नहीं कर पाई है। और ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा वो आम आदमी पार्टी को हराने के बड़े बड़े परचम करते हैं। जैसे दोस्तों हिंदुत्व को लेकर मंदिर इधर गिराया जा रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी का हाथ है, ये हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी, इस तरीके की 10 बातें की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह कि आम आदमी पार्टी के सामने कभी बीजेपी दोस्तों टिक नहीं पाई। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों अगले 50 साल भी अगर बीजेपी कोशिश कर ले तब भी वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल की टीम काम करती है इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। और इस बात को आपको हम सबको पता है कि बीजेपी की यही कमजोर नस है फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो उद्धव ठाकरे ने चल दी चाल दोस्तों, सारे बागी नेता आए घुटनों पर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दो उद्धव ठाकरे ने चाल चल दी, सारे के सारे जितने भी दोस्तों आप समझिए बागी नेता हैं वो घुटनों पर आ गए। एक नाथ शिंदे दोस्तों जो कि पूरी शिवसेना को हड़पने का प्लान बनाकर बैठे थे, बीजेपी जो पूरी शिवसेना को दोस्तों यहां की कमान दिलवाना चाहती थी, और बीजेपी का दोस्तों पूरी तरीके से सपना टूट गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों इतनी आसानी से बीजेपी को यह सीट हासिल नहीं होने वाली है, और आप भी जानते साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर लेगी तब भी जो है दोस्तों शिवसेना को तोड़ नहीं पाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे इतने ही ताकतवर है तो वो अपनी ताकत दिखाएं और सरकार गिरा दें। आपको बताता चलूं दोस्तों एकनाथ शिंदे के समझिए पूर्वज भी सोच नहीं पाएंगे कि आखिरकार शिवसेना ने क्या चाल चली है। दोस्तों उद्धव ठाकरे ने अपने कई गुर्गों को दोस्तों उन्होंने जो है वहां पर फिक्स कर दिया। आपको क्या लग रहा है ये जितने भी नेता जा रहे हैं यहां से गुवाहाटी ये कहकर कि हम तो वहीं रहेंगे और अब हम भी उसी गुट में रहेंगे, एक और विधायक चला गया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये लोग सच में जा रहे हैं? दरअसल दोस्तों ये पूरा का पूरा प्लान आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी दोस्तों बहुत ही चालाकी से अपने उन नेताओं को वहां पर भेज रही है जो कि इन सबको मनाकर ला पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों जब आम आदमी पार्टी यहां पर आएंगी, आम आदमी पार्टी बोलो कि शिवसेना के लोग दोस्तों जब यहां पर आएंगे तब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कई नेता बागी हो गए थे। बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी बार बोल रहा हूं दोस्तों शिवसेना की सरकार गिरा पाए, लेकिन दोस्तों शिवसेना ने एक चाल चलकर जो यहां पर पिछली बार कई लोगों को अपने अंडर में ले लिया था, कई लोगों को गिरफ्तार करा लिया था, जिसके बाद सब लोगों ने कुछ लोग तो भाग गए थे ये कहकर कि हम शिवसेना के साथ ही हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों कि उसमें बीजेपी की चाल थी, लेकिन किस तरीके शिवसेना ने उस बार भी अपनी सरकार को बचाया था। और दोस्तों यहां पर मैं मास्टरमाइंड का टैग देना चाहूंगा शरद पवार साहब को। उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को संभाला है यह अपने आप में एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती कुछ है और करती कुछ है, लेकिन शरद पवार साहब ने पूरी बीजेपी को झुकाने का काम किया है। अभी तक जो शिवसेना दोस्तों जिंदा है, अभी भी जो ड्रामा चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये पता नहीं है कि ऊंट किस करमत बैठेगा, लेकिन इतना अटकाकर भी जो यहां पर पूरी तरीके से उन्होंने ही रखा है शरद पवार ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव के बाद दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से गरजे असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दो तो नुपुर शर्मा को लेकर फिर से एक बार जो यहां पर भड़कते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी आरोपियों को बचाती है, वो आरोपियों को सुरक्षा देकर सही स्थान पर पहुंचाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तक नुपुर शर्मा की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी तो छोड़िए बीजेपी शासित राज्यों ने तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बताता चलूं दोस्तों यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ आप समझिए दोस्तों तीन एफआईआर हुई, लेकिन दोस्तों बीजेपी शासित राज्य ने एक ने भी एक्शन नहीं लिया। इसके खिलाफ ओवैसी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी आरोपियों को बचाने का काम करती है, वो उन लोगों को संरक्षण देती है जो लोग दोस्तों उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप दोस्तों मुझे एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो बीजेपी से निकला हुआ हो और जिसने बार बार मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई हो। किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है दोस्तों ये सब का सब जो नाटक चल रहा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और वो इसलिए फेल हो चुकी है दोस्तों क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि आज जो देश का माहौल बन गया है दोस्तों, जो देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है ये बाखूब आप जानते हैं। आज देश में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कट्टरता और एक हिंदू मुसलमान की नई परिभाषा लिखी है। आप समझिए जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा ठंडा पड़ जाता है तो वापस से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा आ जाता है। जब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ठंडा पड़ जाता है दोस्तों तो यहां पर नई नई योजनाएं आने लगती है मुस्लिम विरोधी, और बीजेपी ये सब कुछ सोच समझकर करती है। अभी आप देखिएगा जैसे ही 2 राज्यों के चुनाव आएंगे, खास कर हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, वैसे ही कुछ हिंदू मुसलमान का नया मुद्दा उठा लिया जाएगा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा लिया जाएगा और फिर उस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अफसोस की बात यह है कि कुछ बेवकूफ लोग हिंदू और मुसलमान की इस
आप समझिए षड्यंत्र में दोस्तों फंस जाते हैं और वो इसी के आधार पर वोट भी दे देते हैं कि अब तो हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते दोस्तों कि इसका अंत क्या होने वाला है। इससे पहले भी एक तानाशाह आया था दोस्तों जिसका नाम हिटलर था, और हिटलर ने दोस्तों क्या करा था, खुद को ही गोली मार ली थी। तो आप समझिए ये जो नया है यहां पर हिटलरबाजी चल रही है, ये बहुत जल्दी अंत होगा इसका, क्योंकि दोस्तों आप किसी को ज्यादा दिन तक बेवकूफ बना नहीं सकते। आप आज हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना लोगे, कल बना लोगे, परसों बना लोगे, लेकिन जब भुखमरी आएगी, जब देश पर आफत आएगी, तो दोस्तों आप समझिए ना मुस्लिम भाइयों को उनका धर्म नजर आएगा, ना हिंदू भाइयों को उनका धर्म नजर आएगा। नजर आएगी तो सिर्फ एक चीज, और वो है भुखमरी। और कहते हैं दोस्तों भूख अच्छे अच्छों को सुधार देती है। तो ये जो बीमारी लगा रखी है ना लोगों ने हिंदू मुसलमान की, ये भी बहुत जल्दी दूर होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका दोस्तों, अपनी सीट गंवा दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लोगों ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बड़ी जोरों शोरों से आई। आपको बताता चलूं दोस्तों आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस तीसरे पर, बीजेपी का तो बहुत ही बुरा हाल रहा, चौथे नंबर पर पड़ी रही पंजाब में। ऐसे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो जलवा 2022 में देखने को मिला था वो कायम नहीं रह पाया। जी हाँ, हालांकि दोस्तों लोगों का जो पहली पसंद थी पंजाब में वो कांग्रेस थी, बीजेपी कभी पहली पसंद नहीं रही। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने अब की बार कहीं ना कहीं सत्ता खो दी, और खोई इसलिए दोस्तों क्योंकि सिद्धू पाजी ने पूरी तरीके से कांग्रेस की बैंड बजा डाली थी। आप सोचिए जब आपकी पार्टी का इंसान आपकी पार्टी की बुराई कर रहा है तो लोग आपको वोट क्यों देने लगे, जब आपकी पार्टी में ही आपने दुश्मन पाल रखे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत का एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा हमला। बोले बिलाल एकनाथ शिंदे के यहां पर कई बाप है लेकिन हमारा सिर्फ एक ही बाप है। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने एकनाथ शिंदे के बाप गिनवाए कि कौन कौन उनके बाप हैं। आपको बता दोस्तों संजय रावत की यह भाषा कहीं ना कहीं दोस्तों शिवसेना की वो भाषा है जब उद्धव ठाकरे के फादर हुआ करते थे दोस्तों, और वो इस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया करते थे। आपको बताता चलूं दोस्तों संजय रावत ने एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिसका बाप एक होता है वो इस तरीके की हरकत नहीं करता। इसे एकनाथ शिंदे के कई बाप हैं, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। संजय रावत ने कहा कि हमारा एक बाप है, इसलिए हम एक ही के साथ रहते हैं, हम दगाबाजी या फिर जालसाजियां नहीं करते। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है और उसको अपनी हार करीब दिखाई दे रही है, इसीलिए बीजेपी बौखला रही है। आपको बता दोस्तों आने वाले चुनावों में बीजेपी को यह लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता को अपने हासिल में कर ले। समझिए जो बीजेपी दोस्तों अब तक संत बनने का काम कर रही थी, जो बीजेपी अभी तक 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि हमारा तो कुछ लेना देना है ही नहीं, अचानक से वो बीजेपी दोस्तों एक्टिव हो गई, अचानक से वो बीजेपी सामने आ गई। देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे से मुलाकात होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अमित शाह बाकायदा उस मीटिंग में वहां पर रहते हैं। अब दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी ने एक बात समझ ली है कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इसलिए क्यों ना आप सामने चला जाए क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी कहा था कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। लेकिन अच्छा अंधभक्तों की एक चीज देखिए दोस्तों कि वो यूं करते हैं, नहीं 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 बीजेपी कह रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। और बाकायदा जो मानक गुप्ता है न्यूज 24 का, वो तो पूरा भैया बीजेपी का दलाल बना बैठा है। आप देखिए कि बीजेपी के पक्ष में मानव गुप्ता हर बात बोलता है। मानव गुप्ता को लगता है कि टूट किस पार्टी में नहीं होती है, सब में होती है, इसलिए शिवसेना में भी हो गई। बताओ आप, मानव गुप्ता कितना सीधा बेचारा। ये वही मानव गुप्ता है जो मोदी जी जब बुलाते हैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वालों के लिए जब डिनर रखा जाता है तो ये वहां पर आराम से जाता है, मोदी जी के साथ तस्वीरें खिंचवाता है। मोदी जी के जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये लिख रहा था कि क्या ये देखो क्या किसान ऐसे होते हैं, क्या ये सच में किसान है, यानी कि ये बीजेपी का समर्थन कर रहा था। मानव गुप्ता जो अपने आप को एक पत्रकार कहते हैं दोस्तों, पत्रकार नहीं, दरअसल वो बीजेपी के एक तरीके से दोस्तों प्रवक्ता बन चुके हैं। मानव गुप्ता हो या फिर दोस्तों उस न्यूज चैनल के और भी एंकर, कई लोग बीजेपी की मुखालफत कर रहा है, तारीफदारी कर रहा है बीजेपी की, और इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो है वो मीडिया वालों को पालती ही इसलिए पालतू बना रखा है। सारी मीडिया को पालतू बना दिया है कि हम जो कहें वही कहना है,
हम जो करें वही करना है। और साफ दिखाई भी दे रहा है कि देश में किस तरीके का एक माहौल बना रखा है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सल्यूट करते हैं और आप भी मानते हैं कि हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन